सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एट होम बाय पंकज शर्मा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। दोस्तों ये पेपर है मध्य प्रदेश जेल विभाग का, जो कि 18 जुलाई 2017 को हुआ था दोपहर 3 बजे। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। आज हम इसमें मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, धारा के विपरीत एक नाव की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा शांत जल में इसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति क्या है? देखिए, हम लोग पहले तो नाव की चाल को मान लेते हैं। नाव की चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। और धारा की चाल हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। अब देखिए एक कंडीशन समझ लीजिए। एक होती है समान दिशा, जिसमें नाव और धारा दोनों एक ही डायरेक्शन में बह रही हैं और चल रही हैं, क्लियर है। एक होती है विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में क्या होता है, धारा की जो दिशा होती है उसके विपरीत चलती है नाव। तो समान दिशा के केस में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाती हैं। विपरीत दिशा में क्या होता है भाई, नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देते हैं। तो ये समान दिशा की चाल आ गई, ये विपरीत दिशा की चाल आ गई, क्लियर है। दोनों की यूनिट अपन किलोमीटर प्रति घंटा ही लेते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, धारा के विपरीत यानी इस केस को बात कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, x माइनस वाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में इसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब नाव की चाल दे रहा है। नाव की चाल कितना दे रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। अब देखिए अगर मैं x का मान यहाँ रखता हूँ 4, तो 2 इधर आ जाएगा, तो y का मान निकल आएगा मेरे पास कितना, 2, क्लियर। जब y का मान 2 निकल आएगा तो मैं कह सकता हूँ ना, x का मान तो मेरा 4 आ ही गया ऑलरेडी। तो धारा की चाल क्या होगी भाई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 2 किलोमीटर कहीं ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया, इसका मतलब मैं क्या लगा दूंगा, पहले नंबर का, नॉन ऑफ दीज, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि a का 2/3 बराबर b का 75%, तो देख लेते हैं। a का 2/3 बराबर b का 75% यानी 75/100 हो जाएगा। परसेंट हटाऊंगा 100 लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बराबर c का 0.6, इसका मतलब इसके बराबर में क्या है, c का 0.6 को 6/10 लिख सकते हैं। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, यही है। चलिए देखते हैं इसको। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। दोस्तों इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक सामने अन्य अंक मान लेते हैं या वेरिएबल मान लेते हैं जो कि है k। इन तीनों के बराबर k हो गया। तो एक बार हमने ले लिया a गुणा 2/3 के बराबर में k, ठीक। तो a का मान क्या हो जाएगा, 3k और बटे में 2। इसी टाइप से b का मान निकाल दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, 4k बटे में 3। इसी टाइप से c का मान निकाल दूंगा तो 5k बटे में 3, क्लियर है। अब मुझे अनुपात चाहिए, तो भाई इनको अनुपात में रख दीजिए। a ये हो गया, अनुपात b क्या है भाई, 4k/3 ये हो गया। अनुपात c 5k/3। देखिए दोस्तों, जब हमारे पास अनुपात बटे में आ जाए, अब एक बात बताइए, अनुपात का मतलब ही बटे होता है, और उसमें भी बटे आ जाए तो सबसे पहले तो इनके जो हर हैं उनको हटाना है। वो कैसे हटाएंगे, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो 6 का तीनों तरफ गुणा कर दीजिए। यहाँ भी मैंने गुणा कर दिया, यहाँ भी गुणा कर दिया, यहाँ भी गुणा कर दिया। अब देखते हैं, के कट गया, 2 तिया 6 कट गया, 3 त्रिका 9 आ गया, ठीक। उसके बाद देखते हैं, 3 दूनी 6 कट गया, 4 दूनी 8 आ गया, ठीक। उसके बाद देखते हैं, 3 दूनी 6 कट गया, 5 दूनी 10 आ गया। 9 8 10 ऑप्शन में है कहीं, है पहले नंबर का। तो मेरा आंसर हो गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, बिल्कुल दिख रहा है मुझे। यदि एंगल बी ए सी 38 डिग्री है, तो ये भी दिख रहा है मुझे, बी ए सी 38 डिग्री। तो ओ सी डी का मान है, ओ सी डी मतलब एक्स निकालना मुझे। दोस्तों एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, एक आंतरकोण पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक आंतरकोण क्या होता है, जब जेड आकृति बने तो उसके ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा, अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्लियर है। तो इस केस में देखिए, यहाँ से ये ऊपर, ये नीचे, और फिर यहाँ से ये ऊपर, तो ये जेड आकृति बन रही है कि नहीं बन रही। तो इसका मतलब अगर ये 38 है तो ये भी 38 होना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दो लोग हैं तो हम लोग दो लाइन बना लेते हैं अपनी। ये मैंने दो लाइन ले ली, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए कितने दिन में कर सकता है, 10 में, बी 15 में। इनका जो एलसीएम होगा वह क्या कहलाएगा, कार है। तो एलसीएम हो गया 30। ये क्या बन गया मेरा, कार है। अब आपको जनरल सोचना है, ए 10 दिन में करता है, कुल 30 करना है, तो एक दिन में कितना करेगा, 10 तिया 30, उसको यहाँ रखेंगे, 15 दूनी 30। तो ये बना हमारा एक दिन का कार्य। क्लियर। दोनों मिलकर कब करेंगे, तो हमें फॉर्मूला लगा देना है, कुल दिन टोटल डे बराबर कुल कार्य टोटल वर्क बटे एक दिन का कार्य 1 डे वर्क। ठीक है दोस्तों, तो कुल कार्य कितना कराना है मुझे, 30 कराना है। भाई किन से कराना है, दोनों से कराना है, तो दोनों का एक एक दिन का रखना है मुझे। 3 और 2 5। क्लियर है। और 5 से काटूंगा, 5 छक्का 30, तो 6 दिन आंसर आना चाहिए। सेकंड नंबर का ऑप्शन हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 144 एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 9 के मूल हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में केवल एक ही x की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर, अगले केस में x है नहीं, तो हम इसी को हल कर देते हैं डायरेक्ट। 144 एक्स स्क्वायर बराबर 16 उधर गया तो 25 हो जाएगा, 16 और 9। क्लियर। 144 होता है 12 का, x को x, तो इन दोनों का स्क्वायर में लिख सकता हूँ कुल का, और ये हो गया 5 का स्क्वायर। भाई मैंने क्यों लिख दिया, एक फॉर्मूला होता है a और b की पावर मान लीजिए n है, तो इस केस में मैं a की पावर n और गुणा में b की पावर n लिख सकता हूँ। यानी कि दोनों की पावर गुणा में दी हुई है तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो यही केस मैंने यहाँ लगा दिया है। क्लियर है। तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो x की जो वैल्यू आ गई वो 5/12 आ गई। ठीक है भाई। तो दूसरी वैल्यू भाई जब एक प्लस में आ गई और एक ही मान निकल पाया, तो इसका मतलब दूसरा मान क्या होगा, माइनस के 5/12। क्यों होगा माइनस के, क्योंकि जब मैं यहाँ वैल्यू रखूंगा एक्स की वैल्यू माइनस में, तो स्क्वायर होके वही हो जाएगा प्लस में, और ये तो ऑलरेडी प्लस में है ही। तो मेरे ऑप्शन क्या बन गए, तीसरे नंबर के। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पी और क्यू एक का साथ काम करते हुए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पी अकेले इस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो क्यू अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए दोस्तों, फिर से मेरे पास दो पेयर हो गए, तो एक पेयर में कौन है भाई, पी प्लस क्यू है, और दूसरे पेयर में कौन है, अकेला पी है। तो ये दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, ये अकेला 20 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। 60 क्या कहलाया, का, तो 12 पंजे 60, 20 या 60, तो ये इनका क्या बन गया, एक दिन का कार्य। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ये केस समझाया। क्लियर है। अब देखिए क्या बोल रहा है भाई, क्यू अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल डे बराबर टोटल वर्क बटे 1 डे वर्क, ये रूल है। अच्छा, टोटल वर्क कितना कराना है, 60 कराना है, लेकिन किससे कराना है ये और देख लेते हैं। क्यू अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। एक बात बताइए, पी अकेले एक दिन में 3 कर रहा है और दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ क्यू अकेला एक दिन में 2 करेगा। ठीक है भाई, क्यू जब 2 कर रहा है तो 2 से ही तो कराना है, 2 से भाग लगा दिया, 30 बार में कट गया। तो मेरा आंसर क्या बन गया, 30 बनेगा कि नहीं बनेगा, थर्ड नंबर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर तथा इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। उस जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। मैं एक वृत्त मान ले रहा हूँ, मान लेते हैं ये बना दिया मैंने एक वृत्त। ठीक है भाई, एक जीवा की लंबाई कितना बोल रहा है, वो 13 सेंटीमीटर है, सॉरी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ये मैंने एक जीवा मान ली, ये कितनी सेंटीमीटर की हो गई, 10 सेंटीमीटर की, ये मैंने लिख दिया 10। ठीक है। और बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या में इसको ऐसे मिला सकता हूँ ना, इस पॉइंट पे, ये मिल गया। ये कितना है, 13। अच्छा, अब एक रूल याद रखिए आप लोग कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये हो गया लंब। लंब हमेशा 90 डिग्री बनाता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को हमेशा समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये और ये इससे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर है। तो जब ये पूरी 10 की है तो आधी 5 की हो जाएगी, ये भी आधी 5 की हो जाएगी। अब मुझे क्या निकालना भाई, केंद्र से जीवा की दूरी, यानी कि मैं इसको x मान लेता हूँ। क्लियर है। अब इनका नामकरण कर दूं मैं, जो ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। बात समझ में आ गई। OC क्या हो गया, लंब हो गया। अच्छा, जब भी एक त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बन जाए तो हमेशा कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं अपन, पाइथागोरस लगा सकते हैं। आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। क्लियर सी बात है। पाइथागोरस क्या कहता है भाई, जो
एक सीधी लाइन आ रही है ऊपर से नीचे जो लंब है, और एक नीचे से आगे जो जा रही है उसको क्या बोलते हैं हम, आधार। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हमेशा किसके होता है, ये जो तिरछी लाइन है, कर्ण बोलते हैं इसको, कर्ण का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, यही लिखूंगा। 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, ओ सी मेरे पास है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस सी ए कितना हो गया 25। 169 में से 125 घटा दो तो 9 में से 5 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4 और 1 बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। ये होता है 12 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काटा तो एक्स का मान 12 आ गया। इसका मतलब केंद्र से लंब जीवा की दूरी कितनी है 12। मेरा ऑप्शन क्या हो गया सेकंड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निर्देश है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है वो 15 सही 13/16 है। दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए, जब मान लेते हैं एक केस है ए सही b/c, तो इस केस में हमेशा इसका जो मान होता है वो a प्लस b/c होता है। क्लियर है, कोई व्यक्ति ये गलती ना करे कि a गुणा b/c लिख दे, ये सरासर गलत हो जाएगा। क्लियर है, तो इस केस को मैं इस केस में बदल सकता हूँ a प्लस b/c। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 प्लस 13/16, ठीक, माइनस क्वेश्चन मार्क को मैं x ले रहा हूँ प्लस 12 प्लस 3/10 बराबर 2 प्लस 3/5। ठीक है भाई, अब मैंने ऐसा क्यों किया, इससे क्या होगा ये वैल्यूज डायरेक्ट जुड़ जाएंगी। तो देखिए 15 और 12 27, 2 इधर आ गया तो कितना बचा 25 माइनस के x। इस केस में मैं इन सबको उधर भेज दे रहा हूँ तो 3/5 माइनस के 13/16 और माइनस के 3/10। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में ले सकता हूँ 5 16 10 का 80 आ जाएगा। 5 से काटूंगा 16 बार, 16 3 48 हो जाएगा, माइनस 16 पंजे 80, 5 इंटू 13 13 पंजे 65 हो जाएगा, माइनस 10 8 80, 8 3 24, यही होगा। अच्छा देखते हैं, देखिए 65 में से 48 घटा सकता हूँ मैं डायरेक्ट, तो 15 में से 8 गया 7 और 5 में से 4 गया 1, माइनस के 17 बचेगा और माइनस के 24, तो 24 और 17 कितने होगा 41/80 हो जाएगा। अच्छा 41/80 का आएगा माइनस का है, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 41/80 और x को उधर शिफ्ट कर दूंगा तो बराबर x। जैसे मैंने अभी a सही b/c को a प्लस b/c लिखा था, तो इसी केस में 25 प्लस 41/80 को 25 सही 41/80 भी लिख सकता हूँ मैं, है कि नहीं। तो मेरा आंसर क्या हो गया 25 सही 41/80 पहले नंबर का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और वापस आरंभिक बिंदु पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। कुल यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात करें। दोस्तों इस केस में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है और दूसरे पॉइंट से उसी पॉइंट पर आ रहा है, तो यहाँ पर औसत हमें निकालना है, एवरेज। तो इस केस में आप गलती क्या ना करें भाई, दोनों को जोड़ा 2 से भाग कर दिया, ये चीज़ गलत है। ठीक, तो इस केस में औसत चाल हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल। ठीक है भाई, कैसे होगा, अगर हम पहली स्पीड को x ले लें और दूसरी स्पीड को y ले लेते हैं तब के केस में, तो क्या होगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर है, औसत चाल ऐसे ही निकलेगी। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं 2 इंटू एक्स कितना है 60, इंटू वाई कितना है 40, और दोनों को जोड़ा तो नीचे कितना आ गया 100। 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 मेरा आंसर बन जाना चाहिए सेकंड नंबर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित ब्याज दर पर कोई राशि 8 वर्षों में मूलधन का 7/5 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए फिर हम क्या करें इस क्वेश्चन में, 8 वर्षों में मूलधन का 7/5 हो जाती है का मतलब जो हमारा मिश्रधन था वो क्या हो जाना है, मूलधन का मूलधन मान लेता हूँ मैं। इस केस में प्रिंसिपल को p रहने देता हूँ। क्लियर है, मैं ना x मान रहा हूँ ना 1 ना 100। ठीक है, मूलधन p है, p का 7/5 यानी कि 7/5 p हो जाएगा। अच्छा अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए 100 रुपये था, ब्याज लगा दिया 20 रुपये, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई वो 20% बढ़ जाती है, तो इसका मतलब 120 हो जाती है, यानी कि मिश्रधन बन गया। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a बराबर p प्लस SI
यही होता है ऐसा ही कॉन्सेप्ट में। तो ए तो मेरे पास आ गया, पी मेरे पास ऑलरेडी है, तो ऐसा ही निकाल सकता हूँ कि नहीं, 7/5 पी। इस पी को यहाँ से घटा देता हूँ और बराबर ऐसा ही बचेगा कि नहीं बचेगा मेरा। तो देखिए 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2p/5, ये क्या बन गया मेरा, ब्याज बन गया। क्लियर हो गया। अच्छा अब अगर ब्याज बन गया तो ब्याज का फॉर्मूला भी पता है मुझे, ऐसा ही बराबर p/r/t और बटे में 100, यही होता है। ऐसा ही कितना हो गया, 2p/5 बराबर p का p, दर पता नहीं r, और t दिया हुआ है 8 और बटे में कितना हो गया 100। क्लियर है। देखें 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इस 2 से इस 2 को काट दो, 5 से काट दो 5 25, इस p से इस p को काट दो, तो r बराबर इस 5 को क्रॉस में ले जाऊंगा तो 5 बचेगा। क्लियर है। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, 3rd नंबर का। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 11 संख्याओं का औसत 36 है। सबसे पहले आपको औसत जैसे ही मिल गया तो आप क्या करिए, उस केस में योग निकाल दीजिए। कैसे निकालते हैं भाई योग, हम 11 संख्याओं का, तो औसत और गुणा कुल संख्या, कुल कितनी है 11, तो कितना बचा 11 × 66, हासिल 6, 11 × 33 और 6 39, यानी कि मैं कह सकता हूँ उन 11 संख्याओं का टोटल है 396, जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। तो 9 का भी निकाल दीजिए, 9 गुणा 34 ऐसे तो निकलेगा, औसत गुणा कुल संख्या बराबर 9 चौक 36 की 6, हासिल लगी 3, 9 3 27 और 3 30, 306 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, 36 संख्या और 34 संख्या, अब 2 ही संख्या तो बचेंगी ना, तो 2 संख्याओं का योग ही तो निकल आएगा ना। 2 संख्याओं का योग कितना आ गया भाई, 6 में 6 गया 0 और 90, 36 संख्याओं का 396 था और 9 संख्याओं का 306 था। तो भाई क्यों, 2 संख्या कम है, तो 2 संख्याओं का योग कितना कहलाया, 90, यही तो कहलाया ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इसको मैं तुरंत से x मान लेता हूँ, तो कितना हो गया भाई 2x और 3x। लेकिन इन दोनों का अगर मैं जोड़ दूंगा तो मैंने अभी देखा 2 संख्याओं का योग कितना बच रहा है 90, तो इन दोनों का योग कितना आना चाहिए 90, तो 5x बराबर 90। ठीक, तो x का मान कितना आ गया 18, x का मान 18 आ गया। तो मेरे से क्या पूछ रहा है, शेष 2 संख्याओं के बीच मान बताइए किसका, छोटी संख्या का। तो एक बात आना, 18 दूनी 36 आएगा एक, और 18 तिया 54 आएगा एक, तो छोटी संख्या क्या हो गई 36। मेरा आंसर क्या हो गया, पहला। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ष पूर्व समीर एवं अशोक की आयु का अनुपात क्रमशः 4:3 था। 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 होगा। वर्तमान में दोनों की आयु का योग पूछ रहा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग व्यापम के हर पेपर में पूछे गए हैं और मैंने अपने हर वीडियो में इस क्वेश्चन को कराया है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझिए। हम एक लाइन ले लेते हैं, इस लाइन को 3 हिस्से में बांट देते हैं। सेंटर को हम बोलेंगे प्रेजेंट, यहाँ हम बोलेंगे फ्यूचर और यहाँ हम बोलेंगे पास्ट। क्लियर। अच्छा अब देखिए 1 वर्ष पूर्व यानी कि आज से ही तुलना करेंगे, आज से 1 वर्ष पूर्व, यहाँ 1 वर्ष का अंतर आ गया। इस केस पर समीर एवं अशोक, समीर को एस ले रहा हूँ, अशोक को ए ले रहा हूँ। ठीक है, आयु का अनुपात कितना है 4:3 है। ओके, अब आगे देखते हैं 1 वर्ष बाद। अब फिर से हम सेंटर पे आ गए प्रेजेंट में, आज से 1 वर्ष बाद। 1 वर्ष बाद को आप कैसे पढ़ेंगे, आज से 1 वर्ष बाद, फिर से 1 वर्ष बाद की केस हो गई। अनुपात कितना भाई, समीर का और अशोक का 5:4 है। वर्तमान में दोनों की आयु का योग, इसका मतलब मुझे यहाँ योग पूछ रहा है। तो देखिए जब हमारे पास 2 अनुपात बन जाएं तो एक अनुपात को x करिए और उसको दूसरे पे ले जाइए। ठीक है, कैसे देखते हैं, 4x, ये पास्ट में 4x है, तो 1 वर्ष बाद यानी आज के केस में एक बढ़ गई होगी इसकी आयु, फिर आज से भविष्य में देखूंगा तो एक और बढ़ गई होगी, तो कुल मिला के 2 बढ़ गई होगी। इसी टाइप से 3x + 2 इसकी बढ़ गई होगी। यहाँ आ गए हम, यहाँ आ गए तो इनका अनुपात कितना है 5/4। ठीक, क्रॉस गुणा कर देते, 4 चौक 16x + 4 दूनी 8 बराबर 5 तिया 15x + 5 दूनी 10। ठीक है भाई, ये हो गया। इधर आके घटा x तो क्या बचा x, और 8 उधर घटा तो क्या बचा 2, तो x का मान आ गया 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, आयु क्या हो गई 8 और 6। लेकिन ये कब हुई, पास्ट में हुई। अगर पहले ये 8 का था तो आज यानी 1 वर्ष बाद वर्तमान में कितने का हो गया होगा 9 का, और ये कितने का हो गया होगा 7 का। इन दोनों का योग निकालूंगा तो 9 और 7 कितना आएगा 16। तो इसका मतलब चौथे नंबर का आंसर हो जाएगा मेरा
आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। देखिए अभाज्य के कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ 59 को, ठीक है। 59 अगर अभाज्य होगी तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, 59 किसके स्क्वायर के बगल में आता है, 8 के। इसका मतलब 8 का स्क्वायर के बगल में ये आता है, तो इस 8 के अंदर कितनी अभाज्य संख्या आएंगी। देखिए 2, 3, 5, 7, 9 होगी नहीं, क्यों, क्योंकि हमें 8 तक चाहिए। ये 4 अभाज्य संख्या आ गई। इन 4 से हम इसको काट के देखेंगे, किसको, 59 को। अगर ये कट गया तो ये अभाज्य नहीं है, अगर ये नहीं कटा तो ये अभाज्य है। क्यों, अभाज्य का केस होता है भाई वो संख्या 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, ठीक है, अन्यथा किसी से नहीं कटेगी। अगर कट गई तो अभाज्य थोड़ी ना कहलाई। ठीक है भाई, 2 से काटे नहीं कट रहा, 3 से काटे नहीं कट रहा, 5 से काटे नहीं कट रहा, 7 से काटे ये भी नहीं कट रहा, इसका मतलब यही मेरा आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो पहला ऑप्शन था इसलिए हमारा इजीली आ गया। मान लिया अगर हम तीसरे ऑप्शन पे आते तो हमें इसी टाइप से मेथड इसमें लगाना होता, इसी टाइप से इसमें लगाना होता। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। क्या करना, हमें स्क्वायर लेना है, किसके बगल में आ रहा है, उस स्क्वायर की संख्या में कितने अभाज्य संख्या आ रही हैं, उन अभाज्य संख्याओं से अपनी संख्या को काट के देख लीजिए, अगर नहीं कटा तो अभाज्य। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र के जेब खर्च में 20% की वृद्धि करता है। मान लेते हैं पुत्र का जेब खर्च था 100%। परसेंटेज केस में अधिकतम 100 मान के ही क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। उसने वृद्धि कर दी तो अब उसका कितना हो गया टोटल खर्चा भाई, 120% हो गया। वृद्धि के बाद पुत्र को 300 रुपये मिलते हैं, यानी कि 120% पे उसको 300 रुपये हो गए, यही तो कहलाया। वृद्धि के पहले यानी कि 100% पे कितने होंगे। तो देखिए दोस्तों, टॉफी मेथड मैंने अपने पिछले वीडियोस में सिखाया है। कुछ नहीं करना, जब मैं ये सोचूं 120 पे 300 है तो 100 पर कितना, तो 100 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे हम। क्लियर, ठीक। अब मुझे चाहिए केवल 100, तो इस 120 को कहाँ ले जाएंगे हम, नीचे। तो ये 120 आ गया कहाँ, नीचे। ठीक, काट लेते हैं, 0 से 0 काटा, 4 तिया 12, 25, 3 से काटा 10, 25 दही 250। इसका मतलब 100% पे 250 रुपये। तो उसके पास पहले कितने थे, 250, अब कितने हो गए, 300। मेरा आंसर क्या हो गया, 250। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने से 14 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। चीनी का नया मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात करें। भाई नया मूल्य इस केस में आपसे पुराना भी पूछा जा सकता है, तो मैं यहाँ पर आपको दोनों ही केस के कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, जो कि आप डायरेक्ट एक ट्रिक से भी समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं नया मूल्य कैसे निकाल सकते हैं हम इस केस में। डायरेक्ट नया मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक रूल याद करना है, क्या है, परसेंटेज इंटू रुपए बटे केजी। भाई केजी ले लो, या फिर जैसे मैं बात करूं केले की बात करता हूँ, वो 10 केले अधिक ले सकते हैं, तो हम कह सकते हैं मात्रा ले लो, केजी हो या मात्रा कुछ भी हो, गुणा, अगर मैं नया मूल्य निकाल रहा हूं तो डायरेक्ट नीचे 100। ठीक, इस केस में अगर मुझे पुराना मूल्य निकालना, मैं अभी आपको ये समझाता हूँ, पुराना मूल्य निकालना है तो मैं क्या करूँगा, परसेंटेज इंटू रुपए बटे केजी या मात्रा, ठीक है, इंटू यहाँ हो जाएगा 100 माइनस परसेंट। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके सिंपल दो फॉर्मूले टाइप। देखिए नया मूल्य मुझे चाहिए, अब मुझे परसेंटेज का मतलब क्या है, जितने भी परसेंट की वृद्धि या कमी हो रही हो। बात समझ में आ गई। अब यहाँ मुझे ये नहीं देखना कमी है तो मैं माइनस लूंगा, वृद्धि है तो मैं प्लस लूंगा, कुछ नहीं देखना है, मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। 10% है तो ये रहा 10, गुणा कितने रुपए की बात कर रहा है, 14 रुपए की बात कर रहा है, बटे केजी या मात्रा। देखिए 500 ग्राम है, केजी बनाऊंगा तो क्या बनेगा, केजी केस में 1/2 ग्राम किलोग्राम हो जाएगा कि नहीं, 1/2 किलोग्राम गुणा 100, यही करूंगा। 2 पहुंच गया ऊपर तो 14 दूनी 28 और एक जीरो है, तो मैं कह सकता हूँ ना 280/100, यही होगा। तो 2 जीरो काटूंगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, क्या बन गया नया मूल्य 2.8। क्लियर है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, ये वाला। अगर मान लेते ये पूछ लेता नहीं भाई मुझे तो पुराना मूल्य बताइए, तो मैं यहाँ फॉर्मूले में आंसर रख देता, वैल्यू रख देता, क्या, परसेंटेज यानी कि 10 गुणा रुपए यानी कि 14 और बटे में केजी मात्रा यानी 1/2 केजी, क्योंकि मैं यहाँ केजी ही रखूंगा भले ही वो हमें ग्राम में दिया हो। क्लियर, गुणा 100 माइनस परसेंट, परसेंट कितना है 10, तो 100 में से 10 किया तो यहाँ 90 बचता, जो भी आता मेरा पुराना मूल्य आ जाता। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 14 गुना है। एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्त और एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्त। ठीक है,
14 गुना है। लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त का योग 600 है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ। एलसीएम को मैं एल ले रहा हूँ और एचसीएफ को मैं एच ले रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है, तो इसमें गुना 14 कर देते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। एलसीएम एचसीएफ का योग 600 है, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ इनका योग कितना दिया है 600। पर अभी एल का मान तो मेरे पास आ गया ना 14H, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो 14H प्लस एच बराबर 600। देखिए दोनों जुड़े तो 15H हुए, 15 से इसको काटा, 15 चौक 60, 40 आ गया। तो एचसीएफ कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है भाई, एलसीएम मेरे को दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं, निकाल सकते हैं। अगर 14 सॉरी एच अगर 40 आ गया तो एच का मान यहाँ रख सकता हूँ ना, 40 इंटू 14, 14 चौक 56, 560 हो गया एल का मान, ये भी आ गया मेरे पास भाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे मुझसे क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या 80 है, संख्याओं को मैं लेट करता हूँ ए और बी दो संख्याएं हैं, तो एक संख्या नहीं, ए को ले ली 80 है, तो बी संख्या मुझसे पूछ रहा है। तो एक रूल याद रखिए, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दूं तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये रूल आपका क्लियर हो गया। आप इसको थ्योरी बेस पर लिख लीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक संख्या तो हो गई 80, दूसरी है बी, एलसीएम कितना है 560 और एचसीएफ कितना है 40। ठीक है भाई, 40 से डायरेक्ट काट दूं, 40 से हम 40, 40 दूनी 80 और 2 से काट देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो बी आ गया मेरे पास, सॉरी 2 दूनी 4, 1 दिए 2 अट्ठे 16, 280। तो बी मेरे पास कितना आ गया 280। मेरा आंसर क्या बन गया, पहला। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जेल के हर पेपर में 2 पूछे गए हैं, तो मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली संख्या हर। तो बस आप कुछ मत करिए, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग लगा दीजिए और आप भागफल को देख लीजिए, भागफल कितना आ रहा है, एक का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। उस भागफल से आपको पता लगेगा कि आपकी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, मान लेते ये आ गया 1.1, ये आ गया 1.1, तो फिर बराबर है, तो इसको और आगे भाग लगाएंगे। मान लीजिए 1.12 आ गया, इधर आ गया 0.9 और इधर आ गया 1.3। तो दोस्तों आप खुद सोचिए कि 1.1, 1.12 और 0.9 और 1.3 सबसे छोटी कौन सी कहलाई, ये वाली कहलाई। तो बस आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करके इन चारों में ट्राई करना है और सही ऑप्शन पे पहुंचना है। ठीक है भाई, फिलहाल आंसर है फर्स्ट। आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या आपको आंसर ये मिला या नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी सेम पिछले की तरह ही पूछा गया, बस इसमें बड़ी भिन्न पूछी है। तो इसको आप पिछले की तरह हल करेंगे। क्या करेंगे भाई, अंश में हर का भाग लगा देंगे बस, और कुछ नहीं करना। फिर जो भागफल आएगा उस कॉन्सेप्ट से हम क्या निकाल लेंगे, सबसे छोटी है बड़ी। तो बस चारों में आप भाग लगा के देखिए, जो सबसे बड़ी होगी उसका आंसर वही कहलाया। ठीक है दोस्तों, इस केस में फर्स्ट आंसर है। आप कोशिश करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह टॉपिक और यह पूरा एग्जाम समझ आया होगा। मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।